हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक, आपका दोस्त, आपका केमिस्ट्री टीचर एक बार फिर से स्वागत करता हूं केमिस्ट्री के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म केमिस्ट्री भैया पर। जैसा कि हमने क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट किया है, उसी तरह से इस चैप्टर में कंप्लीट करेंगे सेकंड चैप्टर केमिस्ट्री का ही क्लास 10th। नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट। जैसे फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ा था, उसी तरह से इस चैप्टर के भी एक एक चीज के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। इस चैप्टर को पढ़कर आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर 2। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का सेकंड चैप्टर साइंस का, जो कि है एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। इस चैप्टर को बड़ा डिटेल से पढ़ा जाएगा, एसिड्स के बारे में भी, बेसेस के बारे में भी एंड सॉल्ट्स के बारे में। वन मोर थिंग, ये जो चैप्टर है आपके फाइनल बोर्ड एग्जाम में बड़ा मेजर रोल प्ले करेगा, क्योंकि 7 से 8 नंबर का क्वेश्चन इसे पूछा ही पूछा जाएगा। और अभी जो आपके स्कूल्स में होने वाला है हाफ ईयरली एग्जाम, उसमें भी ये क्वेश्चन और ये चैप्टर इंक्लूडेड है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड से, ठीक है। तो एसिड्स के बारे में पहले ये बोला जाता था कि अगर कोई भी चीज खट्टा है, ठीक है, अगर कोई भी चीज खट्टा है खाने में टेस्ट वाइज, यानी कि उसमें क्या है, एसिड है। तो एसिड का पहचान टेस्ट से किया जाता था और वो टेस्ट था सावर टेस्ट। बट जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ा, अब हम हर चीजों को तो टेस्ट कर नहीं सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज को डिफाइन करने के लिए डिफरेंट साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया, जिसमें से एक साइंटिस्ट है आर्हेनियस। इन्होंने एसिड्स के बारे में कुछ थियरी दिया और बेसिस के बारे में भी कुछ थियरी दिया। आर्हेनियस के अलावा भी बहुत सारे साइंटिस्ट हुए जिन्होंने एसिड्स के बारे में भी, बेसिस के बारे में भी अपना कुछ थियरी, कुछ कॉन्सेप्ट दिया, जिसको इस चैप्टर में तो बिल्कुल नहीं पढ़ना है। अभी हम लोग पढ़ेंगे आर्हेनियस के बारे में। तो आर्हेनियस ने क्या बोला एसिड्स के बारे में कि अगर कोई भी सबस्टांस, ठीक है, उसको जब हम पानी में डिसॉल्व करते हैं और वो H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन रिलीज करता है, इसका मतलब वो सबस्टांस क्या है, एसिड है। Once again, acids are those substances which dissociates and release ions when release hydrogen ion when dissolve in water। तो यहां पे डेफिनेशन है, acids is a substance that gives H+ ion on dissolving in aqueous solution। जैसे अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो देखिए, ये हमारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड है HCl। अगर हम इसे पानी में जब डालते हैं तो ये H+ और Cl- देता है। सिमिलरली ये H2SO4 जब इसको हम पानी में डालते हैं तो ये 2 H+ आयन और ये SO4- देता है। अब बात है, ये H+ ये भी दे रहा है, ये भी दे रहा है। तो आर्हेनियस के अनुसार ये दोनों ही क्या है, एसिड से। ये दोनों ही क्या है, एसिड से। क्लियर है बात। अब थोड़ा इसके बारे में बात करेंगे, H+ के बारे में बात करेंगे। तो ये हाइड्रोजन आयन जो है ना, H+ आयन, ये अलोन इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, अनस्टेबल होता है। और ये कैसे एग्जिस्ट कर सकता है, तो वाटर मॉलिक्यूल के साथ कंबाइन होकर एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये H+ पानी में है और ये पानी वाटर मॉलिक्यूल के साथ में क्या करेगा, कंबाइन करेगा, और कंबाइन करके ये बन जाएगा H3O+, जिसको बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो H+ के मुकाबले H3O+ क्या है, स्टेबल है। दैट्स वाई H3O+ क्या करता है, एग्जिस्ट करता है इंडिपेंडेंट। अब जैसे यहां पर HCl है ना, तो हम लोग इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जब हमने इसे पानी में डाला तो ये बनाया H3O+ और प्लस Cl-। ये दोनों ही सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, बट ज्यादा सही ये वाला है, ज्यादा सही ये वाला है, क्योंकि H+ यहां पे जो है ये तो अकेला एग्जिस्ट करता ही नहीं है, ठीक है बात। सिमिलरली कुछ अदर आर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो एग्जांपल्स है वो H+, ठीक है, HF है हमारा, HNO3 है, HI है, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोजन आयोडाइड एसिड, सल्फ्यूरस एसिड, देन कार्बोनिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, etc। ये सब कुछ ऐसे एसिड्स हैं जिनको पानी में डाला जाए तो ये H+ देगा। क्लियर है। अब कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में अगर बात करें, एसिड्स के फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें, तो एसिड्स जो टेस्ट वाइज होता है वो सावर टेस्ट होता है। और एसिड्स को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। एसिड्स को पहचानने के लिए हम यूज करते हैं इंडिकेटर। सो इंडिकेटर बहुत तरह का होता है, जो कि स्मेल में चेंज करके बताता है, अपने स्मेल में चेंज करके बताएगा कि एसिड है कि बेस है। सिमिलरली कुछ ऐसे भी होते हैं जो कलर में चेंज करके बताते हैं।
उनके बारे में पढ़ा जाएगा। फिलहाल एक इंडिकेटर है लिटमस पेपर, ठीक है, या फिर लिटमस सॉल्यूशन। आप, ये बड़ा फेमस इंडिकेटर है, आपने सुना भी होगा। तो एसिड इसके साथ क्या करता है, ये अगर ब्लू कलर में है लिटमस, ठीक है, एसिड जैसे ही इसके कांटेक्ट में आएगा तो वो बदल जाएगा रेड कलर में, यानी कि इन प्रेजेंस ऑफ एसिड ब्लू लिटमस पेपर कन्वर्टेड इनटू रेड। पीएच वैल्यू जो होता है वो 0 to 7 होता है एसिड्स का। पीएच वैल्यू का मतलब ये होता है कि पावर ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पीएच का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन। ये पीएच वैल्यू क्या है, तो ये स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बताता है और इसी तरह से स्ट्रेंथ ऑफ बेस भी बताएगा। तो जब हम पीएच के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल के लिए आप ये समझो कि एसिड्स का जो पीएच का रेंज होता है वो 0 to 7 होता है, ठीक है। एसिड्स को जब पानी में डालते हैं तो ये आयन प्रोड्यूस करता है। आयन प्रोड्यूस करता है मतलब ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है। तो यहां पे ये है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है एक्वस सॉल्यूशन के फॉर्म में। और ये कोरेसिव नेचर का होता है, मतलब अगर हाथ पे गिर जाए या फिर कभी लिविंग थिंग्स पर गिर जाए तो उतने दूर को क्या करता है, एक क्रोड करता है, जला देता है, ठीक है बात। आगे पढ़ते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज, सॉरी क्लासिफिकेशंस के बारे में। एसिड्स को हम लोग जा रहे हैं क्लासिफाई करने। तो एसिड्स को क्लासिफाई करने के पीछे बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है, और बहुत सारे कैटेगरीज के आधार पर हम इसको मतलब कैटेगराइज करते हैं। तो पहला कैटेगरी है सोर्स के आधार पे। सोर्स के आधार पे हो गया पहला ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब ये ऑर्गेनिक चीजों से बना है, वैसा एसिड जो ऑर्गेनिक चीजों से बना हो, मतलब दोज एसिड्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है, प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये स्ट्रेंथ वाइज ऑर्गेनिक एसिड्स जो होते हैं वो वीक होते हैं, ठीक है, और इनके मॉलिक्यूल्स में कार्बन तो जरूर होगा, कार्बन होगा, हाइड्रोजन होगा, ठीक है, और भी अदर होंगे, बट कार्बन कंपलसरी या कार्बन कंपलसरी होगा ही होगा। कुछ एग्जांपल्स हैं मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, ईटीसी इसी तरह से है। एसिटिक एसिड भी इसी का एग्जांपल है। यहां पे ये इसका जो पीएच वैल्यू होता है, ठीक है, जो पीएच वैल्यू होता है वो वीक है, इसीलिए क्लोजर टू 7 होता है। जैसे अभी हमने पिछले स्लाइड्स में देखा कि पीएच वैल्यू जो एसिड्स का होता है 0 to 7 होता है। तो 0 के जितना नजदीक रहेगा वैल्यू वो उतना ही स्ट्रेंथ वाइज स्ट्रांग होगा, और 7 के जितना नजदीक रहेगा वो स्ट्रेंथ वाइज उतना ही वीक होगा। अब ये ऑर्गेनिक एसिड तो वीक है, इसीलिए इसका पीएच रेंज क्या है, क्लोजर टू 7 है। कुछ सोर्स देखते हैं जो एसिड्स को बताते हैं। कौन से एसिड्स, तो ऑर्गेनिक एसिड्स के सोर्स, जैसे सिट्रस फ्रूट यानी खट्टे फ्रूट्स में सिट्रिक एसिड होता है, ये सब ऑर्गेनिक एसिड्स हैं। ये कौन से एसिड्स हैं, सारे के सारे ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, ठीक है। स्टिंग्स ऑफ एंट्स और बीज, ठीक है, चींटी के डंक में ये सब जो होता है वो होता है फॉर्मिक एसिड, जिसको बोलते हैं मिथेनोइक एसिड। विनेगर में होता है एसिटिक एसिड, कर्ड या मिल्क में होता है लैक्टिक एसिड, टोमेटो में होता है ऑक्जेलिक एसिड, टी में होता है टैनिक एसिड, और एप्पल में होता है मैलिक एसिड। ये कुछ एग्जांपल्स थे उस ऑर्गेनिक एसिड्स के बारे में जो कि डिफरेंट डिफरेंट सोर्सेज में पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं। अब बात करेंगे सेकंड कैटेगरी इनऑर्गेनिक एसिड्स, ठीक है। इनऑर्गेनिक एसिड्स का मतलब वैसा एसिड जो इनऑर्गेनिक चीजों से बना है, यानी कि मिनरल से बना है, अदर देन द प्लांट्स एंड एनिमल्स, मिनरल से बना है, ठीक है, और ये स्ट्रॉन्ग नेचर के होते हैं एक्सेप्ट H2CO3। कार्बोनिक एसिड भी वन ऑफ द मिनरल एसिड है, लेकिन ये स्ट्रेंथ वाइज क्या होता है, वीक होता है, इसीलिए हमने इसको लिखा है यहां पर एक्सेप्शन में। और ये इसमें कार्बन नहीं होता है, ठीक है, लेकिन यहां पे कार्बन है तो ये एक्सेप्शन है कार्बोनिक एसिड में। इसी तरह से एग्जांपल्स हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फास्फोरिक एसिड, HClO4, ठीक है, हाइड्रोपरक्लोरिक एसिड। सेकंड कैटेगरी में अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ एसिड्स के बारे में, तो स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे, ठीक है। एसिड या तो स्ट्रांग होगा या तो वीक होगा। तो एक होता है स्ट्रांग एसिड, तो स्ट्रांग एसिड और वीक एसिड को हम डिवाइड करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। बट आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के बारे में अभी फिलहाल नहीं पढ़ना है, तो कैसे जानेंगे कौन सा एसिड स्ट्रांग है कौन सा एसिड वीक है। तो पहला यह है कि जो एसिड पानी में डालने के बाद कंप्लीटली अपने आयंस में डिसोसिएट कर जाए, क्या बोले, एसिड्स which dissociates completely into ions in aqueous solution is called strong acid, ठीक है।
इसका पीएच जो होता है क्लोजर टू 0 होता है। एग्जाम्पल के तौर पे ये सारे जो एसिड्स हैं ये सब क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। आप देखो यहां पर HCl में एक H है तो ये जाने के बाद ये एक H रिलीज कर रहा है। सिमिलरली इसमें 2 H है तो ये पानी में डालने के बाद 2 H रिलीज कर रहा है, राइट। तो इसीलिए ये कंप्लीट डिसोसिएट हो रहा है, दैट्स व्हाई दीज एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग एसिड। दूसरा कैटेगरी है वीक एसिड्स के बारे में, तो जो कंप्लीटली डिसोसिएट ना करे, ठीक है, कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं करता है उसको बोलते हैं वीक एसिड। इसका पीएच होता है क्लोजर टू 7। पीएच क्या होता है, क्लोजर टू 7। इसी में कार्बोनिक एसिड एग्जांपल, इथेनोइक एसिड, फॉर्मिक एसिड, हाइड्रोसाइनाइड एसिड, हाइड्रोफ्लोरिक एसिड, ये सब कुछ एग्जांपल्स। जैसे आप यहां पे देखो इथेनोइक एसिड में 3 यहां और एक 4 यहां पर कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है। पानी में जाने के बाद सिर्फ एक ही मिल रहा है, बाकी 3 उसी में रह रहे हैं, यानी कि ये पार्शियली डिसोसिएट हुआ, कंप्लीटली नहीं हुआ। दैट्स व्हाई एसिटिक एसिड इज वन ऑफ द वीक एसिड। अब बात करेंगे बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। तो सबसे पहले समझते हैं कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है। तो कॉन्सेंट्रेशन का मतलब यह होता है कि एक गिवन अमाउंट ऑफ सैंपल है सॉल्वेंट का, उसमें कितना प्रेजेंट है सॉल्यूट। ओके, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। तो यहां पे हमारा सॉल्यूट क्या कंसिडर होगा, एसिड। तो गिवन सॉल्यूशन में कितना अमाउंट ऑफ एसिड है, ठीक है बात। और सॉल्वेंट क्या होगा, ऑब्वियसली हम एसिड्स को पानी में डाल रहे हैं तो ये हमारा वाटर होगा। तो पहला है कॉन्सेंट्रेटेड एसिड, इसमें सिर्फ और सिर्फ एसिड ही होगा, अगर पानी होगा तो नाम मात्र का पानी होगा, ठीक है। यानी अमाउंट ऑफ वाटर इज वेरी लेस और 0 इन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिड। उसमें एसिड में केवल एसिड होगा, यानी अगर पानी होगा भी तो नाम का होगा, ठीक है। और इसको कैसे इंडिकेट करेंगे, CON से इंडिकेट करेंगे। जो एसिड है वो कॉन्क HCl, कॉन्क H2SO4, और ये स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड एसिड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। सिमिलरली वी हैव सेकंड टाइप डाइल्यूट एसिड, ठीक है। इसमें 0 वाटर तो नहीं होगा बट कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ वाटर जरूर होगा, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ एसिड्स इज वेरी लेस देन द कंपेयर टू द अमाउंट ऑफ वाटर, ठीक है। ये वीक होता है, इसको लिखते हैं DIL से, डाइल्यूट HCl, डाइल्यूट H2SO4, डाइल्यूट HNO3। अब हम कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट में चेंज करते हैं, क्यों, क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड होता है स्ट्रॉन्ग, डाइल्यूट होता है वीक। अगर मिस्टेक हो जाए तो क्या हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग वाला यानी जो कॉन्सेंट्रेटेड है वो ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है। इसीलिए हम कॉन्सेंट्रेटेड को डाइल्यूट में बदलते हैं, और डाइल्यूट में बदलने के तरीके को बोलते हैं, प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। कैसे करते हैं, यानी कि ये क्या होता है, तो लोअरिंग द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स बाय एडिंग वाटर इन इट। एसिड्स में पानी मिला देंगे, पानी मिलाने के कारण से वो क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेटेड से डाइल्यूट हो जाएगा, और इस प्रोसेस को बोलते हैं डाइल्यूशन। और ये प्रोसेस जो होता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। कौन सा प्रोसेस होता है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। अब यहां पे तरीका 2 है, या तो पानी में हम एसिड्स मिलाएं, या तो हम पानी में एसिड मिलाएं, या फिर एसिड में पानी मिलाएं। दोनों में से कौन सा तरीका, रिजल्ट आने वाला दोनों सेम है, दोनों होगा सेम, लेकिन कौन सा तरीका ज्यादा सेफ है। तो आप देखो, अगर हम पानी में एसिड मिलाते हैं तो एसिड कैसे मिलाएंगे, ड्रॉप बाय ड्रॉप मिलाएंगे, और साथ में ग्लास रॉड के मदद से उसको घोलते रहेंगे, स्टीयर करते रहेंगे। ये पहला मेथड। दूसरा मेथड ये है कि एसिड कंटेनर में लिया गया है और आप उसमें पानी डाल रहे हो, ये हो गया दूसरा मेथड, ठीक है। तो दूसरे वाला मेथड ज्यादा सेफ नहीं है, डेंजरस है। इसमें क्या होगा, बहुत सारा अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होगा, और हो सकता, क्योंकि ये एक्सोथर्मिक है, और हो सकता है कि इसमें एक्सप्लोजन हो जाए, ठीक है बात। तो ये वाला तरीका सेफ नहीं है, वी कैन प्रिफर दिस, ठीक है। सो डाइल्यूशन करना है तो क्या कर सकते हैं, वाटर में स्लोली ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डालेंगे, और साथ में ग्लास रॉड की मदद से उसको घोलते भी रहेंगे। ओके, सो क्वेश्चन में पूछता है कि दोनों में से कौन सा मेथड हम यूज कर सकते हैं डाइल्यूशन के लिए। सो आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के बारे में, कि एसिड्स अगर किसी दूसरे केमिकल के साथ में रिएक्ट करता है, इंटरेक्ट करता है, तो कैसा बिहेवियर शो करता है। पहला है कि जब एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ, ठीक है,
तो मेटल प्लस एसिड ये जब रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगा। ठीक है बात। व्हेन एसिड्स रिएक्ट्स विद द मेटल्स इट प्रोड्यूसेस सॉल्ट्स एंड हाइड्रोजन गैस। यहां पे कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे ये सब क्या है, मेटल है, मैग्नीशियम मेटल है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करेगा तो ये फॉर्म करेगा मैग्नीशियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली आयरन जब रिएक्ट करता है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो ये बने आएगा फेरस सल्फेट, आयरन सल्फेट, और ये बनेगा हाइड्रोजन गैस। सिमिलरली जिंक जब रिएक्ट करता है एसिड के साथ यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो ये रिएक्ट बनाएगा ZnCl2 प्लस में हाइड्रोजन गैस। ठीक है बात। एक एसिड ऐसा है जिसको बोलते हैं नाइट्रिक एसिड, ये जब मेटल के साथ में रिएक्ट करता है तो ये हाइड्रोजन गैस फॉर्म नहीं करता है, ये फॉर्म कर देता है वाटर। क्यों? क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है ना ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था कि स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर नॉर्मल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब ये होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद रिड्यूस हो जाए। तो ये हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करता है और बना देता है वाटर, और ये खुद रिड्यूस होकर ये बन जाता है कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, जैसे NO, N2O या फिर NO2, ये सब कुछ बन जाएगा। ठीक है बात। जैसे यहां पे कॉपर जब रिएक्ट करता है नाइट्रिक एसिड के साथ में तो ये फॉर्म करता है कॉपर नाइट्रेट प्लस में NO2 प्लस में H2O। ठीक है, प्लस में NO2 एंड प्लस में H2O। तो यहां पे बनना चाहिए था वाटर, सॉरी यहां पर बनना चाहिए था हाइड्रोजन गैस, बट बना क्या, वाटर इधर। ठीक है बात। लेकिन कुछ एटम या फिर कुछ एलिमेंट ऐसे भी हैं जो नाइट्रिक एसिड के साथ में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं, बट वो नाइट्रिक एसिड क्या होना चाहिए, वेरी डाइल्यूट होना चाहिए। तो यहां पे ये है कि मैग्नीशियम एंड मैग्नीज ये दो ऐसे हैं जो हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। कब? जब ये वेरी डाइल्यूट फॉर्म में होगा नाइट्रिक एसिड तब। यहां पे मैग्नीशियम रिएक्ट कर रहा है नाइट्रिक एसिड के साथ में और ये बना रहा है मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस में NO2 प्लस में वाटर। यहां पर फिर वाटर बन रहा है, क्यों? क्योंकि ये वेरी डाइल्यूट नहीं है। अगर हम यहां पर बोले ये 1% डाइल्यूट है तो यहां पे मैग्नीज और ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है, क्या बना जाएगा, मैग्नीज नाइट्रेट प्लस में H2 बन जाएगा। ठीक है बात। यहां पर बन गया हमारा H2। तो आप याद रखोगे ऐसे कि नाइट्रिक एसिड इज एक्सेप्शनल, ये मेटल के साथ में रिएक्ट करके, सारे मेटल के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होता है, ये वाटर को, ये सॉरी हाइड्रोजन को ऑक्सीडाइज करके वाटर फॉर्म कर देता है। इसके भी एक्सेप्शनल है कि मैग्नीज और मैग्नीशियम ये दो ऐसे मेटल हैं जब वेरी डाइल्यूट 1% डाइल्यूटेड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये नॉर्मल बिहेवियर शो करते हैं, मींस हाइड्रोजन गैस रिलीज होता है। अब बात यह है कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, कैसे पता चलेगा? तो उसके लिए हाइड्रोजन गैस के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको बोलते हैं हम लोग पॉप साउंड टेस्ट। होता क्या है कि जैसे अगर हम बोलें कि यहां पर हमारा एक टेस्ट ट्यूब है, इसमें रिएक्शन हो रहा है एसिड प्लस में मेटल। यहां पे इस टेस्ट ट्यूब में क्या हो रहा है, रिएक्शन बिटवीन द एसिड एंड मेटल। तो इधर से कोई गैस निकलेगा, हमें नहीं पता है कि वो हाइड्रोजन है कि क्या है। तो इसके लिए करते क्या है, एक जलता हुआ फ्लेम लेकर आएंगे, कैंडल ऐसा, ठीक है, ये क्या है, कैंडल है, कैंडल का ये वाला फ्लेम है। तो जैसे ही इस फ्लेम के साथ में ये गैस इंटरेक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा पॉप साउंड, ये प्रोड्यूस करेगा पॉप साउंड। तो अगर कोई भी गैस किसी फ्लेम के साथ में इंटरेक्ट करे और एज अ रिजल्ट हमें पॉप साउंड सुनने को मिले, यानी कि वो गैस कौन सा गैस होगा, हाइड्रोजन गैस होगा। ठीक है, वो गैस कौन सा गैस होगा, तो हाइड्रोजन गैस होगा। तो दिस इज द पॉप साउंड टेस्ट टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट वन इज रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, जब एसिड किसी मेटल के ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करता है तो कैसा बिहेवियर शो करता है, तो मेटल ऑक्साइड
प्लस में एसिड, ये अगेन प्रोड्यूस करेगा सॉल्ट, लेकिन यहां पर साथ में प्रोड्यूस होगा वाटर, नॉट हाइड्रोजन गैस। ठीक है, जैसे कॉपर ऑक्साइड है, ये एसिड के साथ में रिएक्शन किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये बना दिया CuCl2, लेकिन वाटर यहां पर बना। सिमिलरली सोडियम का ऑक्साइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये बना NaCl और ये बना H2O। कॉपर ऑक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बना कॉपर सल्फेट और H2O। अगेन मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये HCl के साथ में रिएक्शन कर रहा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड और वाटर बन रहा है। तो याद है कि जब मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ में रिएक्शन करेगा तो ये बनाएगा सॉल्ट एंड वाटर। नेक्स्ट है रिएक्शन ऑफ एसिड विथ मेटल कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब हो गया CO3, इस पर 2- चार्ज रहता है, और इसका मतलब हो गया HCO3, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं। आप इस पर चार्ज लिखना चाहो तो चार्ज भी लिख सकते हो ऐसे। तो देखो, जब कोई एसिड किसी मेटल के कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट के साथ में रिएक्शन करता है तो यह बनाता है सॉल्ट, इसके साथ में बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर। ठीक है, तो when acid react with the metal carbonate or bicarbonate, it produces salt, CO2 and water। जैसे यहां पे एग्जांपल देख सकते हैं हम लोग, सोडियम कार्बोनेट है, Na2CO3 है, ये रिएक्ट किया हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, ये बनाया सॉल्ट NaCl, उसके साथ साथ में ये CO2 गैस, ठीक है, ये गैस के रूप में बाहर निकलेगा। सिमिलरली NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ये कार्बोनेट है और ये बाइकार्बोनेट है, तो ये रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ, तो ये बना रहा है NaCl, CO2 एंड H2, अगेन ये गैस के फॉर्म में होगा CO2। सो यहां पे सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट कर रहा है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो ये बना रहा है सोडियम सल्फेट, CO2 एंड H2। क्लियर है? अब यहां पे अगेन CO2 को कैसे जानेंगे कि वो CO2 ही है, यानी उस गैस को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि CO2 है। जैसे पिछले वाले में हमने आइडेंटिफाई किया कि जो गैस रिलीज हो रहा है वो हाइड्रोजन है, उसी तरह से यहां पर हम आइडेंटिफाई करेंगे जो गैस रिलीज हो रहा है वो CO2 है। इसको बोलते हैं लाइम वाटर टेस्ट। क्या बोलते हैं? जैसे वहां पर पॉप साउंड टेस्ट था टू आइडेंटिफाई द हाइड्रोजन गैस, उसी तरह से यहां पर क्या है, लाइम वाटर टेस्ट टू आइडेंटिफाई द CO2 गैस। होता क्या है कि लाइम वाटर का मतलब हो गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। लाइम वाटर मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वस सॉल्यूशन। जब इस एक्वस सॉल्यूशन में से CO2 पास करता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है मिल्की व्हाइट में। क्यों कन्वर्ट होता है? तो देखो, इन दोनों का जब रिएक्शन होगा तो ये बनाएगा कैल्शियम कार्बोनेट PPT, व्हाइट्स PPT, और ये बनेगा H2O में। यानी कि ये जो मिल्की व्हाइट बना ये ड्यू टू CaCO3, ये क्या है हमारा PPT है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ CaCO3। ठीक है, इसके फॉर्मेशन के कारण से ही ये मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो गया। अब क्या होगा कि जब हम एक्सेस ऑफ CO2 पास करते रहेंगे, एक बार मिल्की व्हाइट में कन्वर्ट हो गया फिर भी CO2 पास कर रहे हैं, यानी कि जब ये हमारा बन चुका है CaCO3 प्लस H2O, फिर भी हम CO2 पास कर रहे हैं, एक्सेस CO2, ये क्या है, एक्सेस CO2। तो ये बनाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट। ये क्या बनाएगा, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, और ये होता है सॉल्युबल, ये प्रिसिपिटेट नहीं होता है, ये होता है सॉल्युबल। प्रिसिपिटेट का मतलब इनसॉल्युबल, ये हो गया सॉल्युबल। जब सॉल्युबल हो गया तो पानी में घुल गया, और पानी में घुल गया तो इसका जो मिल्कीनेस था व्हाइट वो डिसअपियर हो गया। तो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ CO2 विल पास थ्रू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या फिर लाइम वाटर। ठीक है, तो आपको लिखना है आंसर में कि first it will convert into milky white and then it will disappear। ठीक है, milkiness will get disappear। So this is the test for the CO2 gas। Next one is reaction of acid with the base। How acid and bases are going to react? इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। चैप्टर 1 में भी हम लोगों ने पढ़ा है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में कि एसिड और बेस जब रिएक्शन करेगा तो ये फॉर्म करेगा सॉल्ट एंड वाटर। जैसे यहां पर HCl हो गया, NOH हो गया, ये दोनों रिएक्ट किया, एसिड है ये और ये है बेस, तो ये बनाया सॉल्ट NaCl एंड H2O। सिमिलरली यहां पर ये एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड, ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये फॉर्म किया मैग्नीशियम सल्फेट एंड H2O।
हाइड्रोक्लोरिक एसिड जब रिएक्ट किया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बनाया मैग्नीशियम क्लोराइड एंड वाटर। नेक्स्ट वन इज सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्ट कर रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ तो ये बना रहा है सोडियम सल्फेट, सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है बात, तो एसिड बेस रिएक्शन करता है तो सॉल्ट एंड वाटर बनता है, जो कि पहले से हम लोग जानते हैं। यहां पे कुछ यूजेस है एसिड्स के बारे में, ठीक है, कहां कहां क्या क्या यूज करते हैं एसिड्स के बारे में। तो ये है विनेगर, विनेगर में कौन सा एसिड होता है, एसिटिक एसिड। इसको यूज करते हैं हम लोग फूड प्रिजर्वेटिव्स के तौर पे, फूड को प्रिजर्व करने के लिए। H2SO4 का यूज करते हैं बैटरीज में, कार बैटरीज वगैरह में। कार्बोनिक एसिड्स का यूज करते हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स में टू प्रोड्यूस फिज, ठीक है, बबल्स वगैरह बनने के लिए। नेक्स्ट नाइट्रिक एसिड का यूज करते हैं एक्सप्लोजिव वगैरह बनाने में, ठीक है, धमाका वगैरह बनाने के लिए। फॉस्फोरिक एसिड्स का यूज होता है एंटी रस्ट पेंट्स, यानी कि इसका इस्तेमाल करने से रस्ट जल्दी नहीं लगता आयरन पे, और साथ में फर्टिलाइजर्स में भी हम लोग यूज करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है कि बेस। जैसा एसिड्स के बारे में आर्हेनियस ने अपना एक थियरी दिया था कि किसी भी केमिकल सब्सटेंस को अगर हम वाटर में डिसॉल्व करते हैं और वो H+ आयन रिलीज करता है, इट मींस कि वो कंपाउंड क्या होगा, एसिड होगा। सिमिलरली आर्हेनियस ने बेस के बारे में भी एक कॉन्सेप्ट दिया, और वो कॉन्सेप्ट क्या था कि अगर किसी भी कंपाउंड को हम पानी में डिसॉल्व करते हैं तो वो अगर OH- आयन, इट मींस हाइड्रोक्सियल आयन प्रोड्यूस करता है, तो वो केमिकल सब्सटेंस क्या होगा, वो बेस होगा। ठीक है, बेस इज अ कंपाउंड व्हेन डिसॉल्व इन वाटर एंड प्रोड्यूसेस OH- आयन, इट मींस हाइड्रोक्सियल आयन। जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, ये इसको जब हमने पानी में डिसॉल्व किया तो ये प्रोड्यूस किया Na+ एंड OH-। सो ड्यू टू दिस हम बोल दिए कि ये क्या होगा, हमारा एक बेस होगा। सिमिलरली अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जब इसे भी हमने पानी में डिसॉल्व किया तो हमें मिला अमोनियम आयन प्लस में OH- आयन। यहां पर भी OH- आयन मिल रहा है, तो एज पर द आर्हेनियस Na4OH यानी अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ आर्हेनियस बेस। ठीक है, सिमिलरली कुछ अदर एग्जांपल्स हैं, बेरियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड etc। सो ये सभी कंपाउंड्स जब हम इसे पानी में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH आयन रिलीज करेगा ही करेगा। सो अब यहां पे हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। तो बेसिस जो होते हैं अगर हम उन्हें टेस्ट करें तो वो टेस्ट वाइज क्या होंगे, बिटर होंगे, बट टच अगर हम करते हैं तो वो टच वाइज क्या होगा, सोपी टच। जैसे साबुन को छूने के बाद फिसलने लगता है उंगली, उसी प्रकार से अगर बेस को टच करते हैं तो उसी के जैसा हमें फीलिंग आएगा, फिसलने लगेगा। सो टेस्ट वाइज ये बिटर होता है, सो टच वाइज क्या होता है, सोपी होता है, सोपी इन टच। ये गुड कंडक्टर होता है, जब हम बेस को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये OH- आयन रिलीज करता है, एंड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दैट OH- दैट सॉल्यूशन बिकम्स गुड इलेक्ट्रोलाइट। लिटमस के साथ अगर हम, और लिटमस सॉल्यूशन के साथ अगर हम बेस को मिलाते हैं तो वो कन्वर्ट करता है रेड को ब्लू में। अगर रेड लिटमस पेपर हुआ तो वो कन्वर्ट हो जाएगा ब्लू में इन प्रेजेंस ऑफ बेसिक सॉल्यूशन। कोरेसिव नेचर के होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेसेस आर कोरेसिव इन नेचर। यहां पे बेसेस का जो pH वैल्यू होता है वो 7 to 14 के बीच में लाई करता है। जितना ज्यादा pH का वैल्यू होगा वो उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा। नाउ हियर वी हैव अ क्लासिफिकेशन, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ बेस। फर्स्ट इट इज बेस्ड ऑन द स्ट्रेंथ। सो स्ट्रेंथ के हिसाब से पहला बनता है बेस, स्ट्रॉन्ग बेस। जैसा एसिड था कंप्लीट डिसोसिएट हो जा रहा था अपने आयंस में, तो हम बोल रहे थे कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है। सिमिलरली स्ट्रॉन्ग बेस इज ऑल्सो जस्ट लाइक ए स्ट्रॉन्ग एसिड। जब कोई बेस कंप्लीट आयोनाइज हो जाएगा वाटर में, एंड ये क्या देगा, हाई अमाउंट और हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन, तब हम बोलेंगे कि वो बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग बेस है। जैसे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रोंटियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड, रुबिडियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी एग्जांपल्स हैं स्ट्रॉन्ग बेस के। सो वी हैव सेकंड कैटेगरी दैट इज
वीक बेस, सो वीक बेस का मतलब जस्ट अपोजिट, वो कंप्लीट हो रहा था डिसोसिएट, तो ये पार्शियली डिसोसिएट होगा। वो लार्ज अमाउंट ऑफ OH माइनस, इट मींस हाई कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस कर रहा था, तो ये लो कॉन्सेंट्रेशन प्रोड्यूस करेगा। जैसे आयोनाइज पार्शियली एंड गिव्स लेस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH आयंस, ठीक है। तो इस तरह के बेसिस को क्या बोलते हैं हम लोग, वीक बेस। जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, हमारे एक एग्जांपल्स हैं वीक बेस के। नाउ अब हम लोग बात करेंगे कॉन्सेंट्रेशन के आधार पे। सेकंड कैटेगरी है बेस का, बेस्ड ऑन द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन के बारे में ऑलरेडी हम लोग जानते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन क्या है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन डिफिनिट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। यहां पे सॉल्यूट क्या होगा, बेस होगा। तो कॉन्सेंट्रेटेड बेस का मतलब हुआ कि अगर हाई अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट है और लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है किसी सॉल्यूशन में, तो हम उसको बोलेंगे कॉन्सेंट्रेटेड बेस। सिमिलरली इसका उल्टा होता है डाइल्यूट बेस। डाइल्यूट बेस का मतलब लेस अमाउंट ऑफ बेस प्रेजेंट है एंड हाई अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है बेसिक सॉल्यूशन में, तो हम उसे क्या बोलते हैं, डाइल्यूट बेस। Here we have two types of base. Some bases are soluble in nature and some bases are insoluble in nature. तो जो soluble हो सकते हैं bases, उनके लिए एक word यूज करते हैं जिसको बोलते हैं alkali, ठीक है। So alkalis are those bases which are water soluble and second one is non-alkali. Non-alkali का मतलब वैसा base जो कि वाटर में क्या होगा, insoluble होगा। फॉर एग्जाम्पल सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये सभी बेसेस हैं एंड ऑल्सो वाटर सॉल्युबल है। दैट्स वाई हम इन्हें बोलते हैं बेसेस। वैसे बेस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, हम इसे बोलेंगे अल्कली, ठीक है। यहां पे जो हो गया कॉपर का हाइड्रोक्साइड, आयरन का हाइड्रोक्साइड, ये नॉन सॉल्युबल होते हैं वाटर में, इसीलिए हम बोलेंगे इनको नॉन अल्कली। सो अल्कली एंड नॉन अल्कली का मतलब पता चला क्या होता है। अल्कली वैसा बेस होता है जो पानी में घुल सके, नॉन अल्कली वैसा बेस होता है जो पानी में घुलता नहीं है। इट मींस जितने भी सारे अल्कली हैं वो सारे के सारे बेस हैं, लेकिन ऑल बेसेस आर नॉट अल्कली, क्योंकि उसमें से कुछ तो नॉन अल्कली भी है ना। यहां पे एक स्टेटमेंट आता है, ऑल अल्कलीज आर बेसेस बट बेसेस, ऑल बेसेस आर नॉट अल्कलीज। सो आई होप इस स्टेटमेंट का मतलब आप लोग समझ गए होंगे। अब हम लोग बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस के बारे में। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस का मतलब यह होता है कि अगर बेस किसी दूसरे केमिकल के साथ में इंटरेक्ट करता है तो वो कैसा बिहेवियर शो करेगा, ठीक है, क्या क्या प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। जैसे पहला है रिएक्शन ऑफ बेस विद द मेटल्स। जब मेटल के साथ में बेस रिएक्ट करेगा तो क्या प्रोड्यूस होगा, तो जनरली बेसिस, ऑल बेसिस आर नॉट रिएक्टिव, ठीक है, विद द मेटल्स, बट कुछ ऐसे बेसेस हैं और कुछ ऐसे एक्टिव मेटल्स हैं जो कि बेसिस के साथ रिएक्शन करते हैं और एक कॉम्प्लेक्स सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस रिलीज करता है। तो जब बेस और मेटल रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड H2 गैस प्रोड्यूस होगा। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टिंग विद जिंक एंड इट इज प्रोड्यूसिंग Na2ZnO2। सोडियम जिंकेट इसका नाम है और साथ में H2 गैस रिलीज हो रहा है। यहां पे अगेन जब सोडियम हाइड्रोक्साइड एल्यूमिनियम के साथ में प्रोड्यूस रिएक्ट करेगा तो ये प्रोड्यूस करेगा NaAlO2, इट मींस सोडियम एल्यूमिनेट एंड साथ में हाइड्रोजन गैस भी रिलीज होगा। इस हाइड्रोजन गैस को हम चेक कर सकते हैं विद द पॉप साउंड टेस्ट। पॉप साउंड टेस्ट, ठीक है बात। सेकेंड, जब बेस रिएक्ट करेगा नॉन मेटल के ऑक्साइड के साथ, सो यहां पे नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है वो एसिड नेचर का होता है, तो एसिड इट मींस इनडायरेक्टली क्या कर रहा है, बेसिस के साथ में रिएक्शन कर रहा है इन फॉर्म ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड, ठीक है बात। ये किस नेचर के होते हैं, ये एसिडिक नेचर के होते हैं। तो जब बेस इसके साथ रिएक्ट कर रहा है, इट मींस बेस एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है, तो जब एसिड और बेस के बीच में रिएक्शन होता है तो उसे बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड ये प्रोड्यूस करता है एज अ प्रोडक्ट में सॉल्ट एंड वाटर। देखो यहां पे जब ये बेस NaOH रिएक्ट कर रहा है CO2 के साथ, ठीक है,
तो ये क्या प्रोड्यूस करता है, Na2CO3, यानी कि ये क्या है, सॉल्ट है, और साथ में H2O प्रोड्यूस कर रहा है। सिमिलरली अगर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड SO2 के साथ में रिएक्शन करता है तो ये मैग्नीशियम सल्फेट एंड H2O प्रोड्यूस करता है, सॉल्ट है ये। सिमिलरली यहां पर KOH जब रिएक्ट करता है CO2 के साथ तो ये अगेन प्रोड्यूस किया K2CO3 पोटेशियम कार्बोनेट एंड अलोंग विद द H2O। तो यहां पर जस्ट लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ही हो रहा है। आप यहां पे देखो कुछ स्ट्रॉन्ग अल्कलीज जो होते हैं वो CO2 को एब्जॉर्ब कर लेते हैं एयर में से और वो फॉर्म करते हैं कार्बोनेट। जैसे NaOH एक स्ट्रॉन्ग अल्कली है, ये एब्जॉर्ब किया CO2 को फ्रॉम द एयर एंड दे आर गोइंग टू रिएक्ट। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये बनेगा कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट में है कि जब बेस रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, इट मींस सेम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, बेस प्लस एसिड इज इक्वल टू सॉल्ट एंड वाटर। इसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट कर रहा है HCl के साथ तो ये बनेगा CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड along with the H2O। HCl जब रिएक्ट करेगा NaOH के साथ तो ये बनेगा NaCl plus H2O। होता क्या है इसमें देखो आप, ये दोनों चीज HCl को जब सॉल्यूशन फॉर्म कराएंगे तो ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा। NaOH फॉर्म करेगा Na प्लस एंड OH माइनस जब इसे पानी में डिसॉल्व करेंगे। तो जब ये आयंस के रूप में है तो ये और ये दोनों रिएक्ट करके क्या बना लेगा, NaCl। सिमिलरली ये और ये दोनों मिलकर क्या फॉर्म कर लेगा, H2O। दैट्स व्हाई वी आर गेटिंग NaCl एंड H2O, सॉल्ट एंड वाटर। नाउ वी हैव सम यूजेस ऑफ बेस, सम यूजेस ऑफ बेस। जैसे कुछ यहां पर मैंने बेस लिखा है NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं सोप बनाने में, पेपर इंडस्ट्री में होता है, मेडिसिन में होता है, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में भी हम इसका यूज करते हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं फर्टिलाइजर्स में। रेयोन एक तरह का ये सिंथेटिक फाइबर्स होता है, उसमें हम यूज करते हैं। देन प्लास्टिक के फॉर्मेशन में, डाइस के फॉर्मेशन में इसका हम यूज करते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं सीमेंट एंड मोटर। ठीक है, सीमेंट के मतलब जो बिल्डिंग मटेरियल्स होते हैं उसको फॉर्म करने में हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज करते हैं। देन ब्लीचिंग पाउडर में भी यूज होता है, जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है हैसन क्लेवर मेथड में तो ये फॉर्म करता है ब्लीचिंग पाउडर। नेक्स्ट व्हाइट वॉशिंग में यूज करते हैं। देन रिमूवल ऑफ एसिडिटी में भी यूज करते हैं फ्रॉम द सॉइल। सो दीज आर द फ्यू यूजेस ऑफ द बेसिस। तो अब हम लोग इंडिकेटर्स के बारे में समझेंगे। जैसा मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बोला कि एसिड वैसा सब्सटेंस होता है जो कि क्या करता है, OH प्लस रिलीज करता है, और बेस क्या होता है जो कि OH माइनस रिलीज करता है जब हम इसे पानी में डालते हैं। तो ये आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार था। इससे पहले क्या कॉन्सेप्ट था कि अगर कोई भी चीज सावर लग रहा है इट मींस उसमें एसिड प्रेजेंट है, कोई भी चीज बिटर टेस्ट में लग रहा है इट मींस उसमें बेस प्रेजेंट है। बट सभी चीजों को हम टेस्ट करके नहीं देख सकते हैं, दैट्स व्हाई वी हैव प्रिपेयर्ड इंडिकेटर्स। सो इंडिकेटर्स दोनों तरह के होते हैं, एक तो मैनमेड आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं। तो इंडिकेटर्स होते क्या है पहले ये समझ लेते हैं। इंडिकेटर्स क्या होता है कि इंडिकेट करने वाला, तो ये इंडिकेट करता है कि पर्टिकुलर कंपाउंड एसिडिक नेचर का है कि बेसिक नेचर का है। क्लियर है बात? इट मींस इंडिकेटर्स आर दो सबस्टेंसेस व्हिच इंडिकेट्स क्या द गिवन सॉल्यूशन इज एसिडिक और बेसिक। ये दो तरीका से बता सकता है, इंडिकेट कर सकता है। एक बाय चेंजिंग देयर कलर और बाय चेंजिंग देयर स्मेल। क्लियर है? या तो अपने कलर में बदलाव करके बता सकता है इंडिकेटर कि एसिड है कि बेस है, या तो अपने स्मेल में चेंज करके बता सकता है, महक में चेंज करके बतला सकता है कि पर्टिकुलर चीज एसिड है कि बेस है। इसके आधार पर हमारे पास दो इंडिकेटर्स हो गए। एक इंडिकेटर जो कलर में चेंज करके बतलाते हैं और दूसरा इंडिकेटर जो कि स्मेल में चेंज करके बतलाते हैं। ठीक है, देखते हैं यहां पे indicators are those substances which tells us whether the substance is acidic or basic by change in color or smell। ठीक है बात?
यहां पे कलर और स्मेल में चेंज करके जो बतलाता है सब्सटेंस की एसिड है कि बेस है, उसको बोलते हैं इंडिकेटर्स। जैसे जो कलर में चेंज करके बतलाता है इंडिकेटर्स, उस इंडिकेटर को, यानी वैसे इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स विच इंडिकेट्स अबाउट एसिडिक और बेसिक नेचर बाय चेंजिंग देयर कलर, दोज टाइप ऑफ इंडिकेटर्स आर कॉल्ड एज अ सिंपल एसिड बेस इंडिकेटर और सिंपल इंडिकेटर्स। क्लियर है? जैसे लिटमस, मिथाइल ऑरेंज, फिनोलेप्थिलीन, ये सब कुछ ऐसे इंडिकेटर्स हैं जब इनके साथ में हम एसिड या फिर बेसिक सॉल्यूशन मिलाते हैं तो ये क्या करते हैं, अपने कलर में बदलाव करते हैं। तो क्या कलर में बदलाव करते हैं, यहां पे है इंडिकेटर्स, यहां पर एक कॉलम है जिस इंडिकेटर में पहला हमने लिया है लिटमस को, दूसरा मिथाइल ऑरेंज, तीसरा फिनोलेप्थिलीन। अगर ये इंडिकेटर एसिड में प्रेजेंट है तो लिटमस का जो कलर होगा वो रेड होगा, ठीक है। लेकिन अगर यही लिटमस के साथ में अगर बेस प्रेजेंट होगा तो इसको ये कलर चेंज कर लेगा रेड टू ब्लू, ठीक है। सिमिलरली मिथाइल ऑरेंज इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक, ये कलर शो करता है रेड, बट बेसिक के प्रेजेंस में ये शो करेगा कलर येलो। इट मींस अगर वो एसिडिक नेचर में के साथ मिला हुआ है मिथाइल ऑरेंज तो ये शो कर रहा है रेड, लेकिन जब उसके साथ बेस मिला दिया जाए तो ये क्या शो करने लगेगा, येलो। क्लियर है? फिनोलेप्थिलीन इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम ये शो करता है कलरलेस। इसका नेचुरल कलर भी, फिनोलेप्थिलीन का नेचुरल कलर भी क्या होता है, कलरलेस। इट मींस जब इसमें एसिड मिलाएंगे तो कुछ भी चेंज नहीं होगा कलर में, इट रिमेन्स कलरलेस टू कलरलेस। लेकिन जब बेस मिलाते हैं तो ये बदल जाता है पिंक में, यानी कलरलेस टू पिंक। सो इट चेंजेस इट्स कलर फ्रॉम कलरलेस टू पिंक। सो स्मेल चेंज, यानी कि वैसे इंडिकेटर्स जो स्मेल में चेंज करके बतलाते हैं कि गिवन सब्सटेंस एसिडिक है कि बेसिक, उसको बोलते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। क्या बोलते हैं इसको, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। जैसे कुछ लिस्ट है, ओनियन, वेनिला एक्सट्रैक्ट, क्लोव ऑयल, ये तीनों ही एसिडिक मीडियम में इनका कुछ ना कुछ अपना स्मेल होता है, पर्टिकुलर स्मेल होता है। लेकिन जैसे ही ये बेसिक मीडियम में जाते हैं तो अपना जो पर्टिकुलर स्मेल था वो क्या होता है, उनका लॉस हो जाता है। इट मींस अगर वो स्मेल कर रहा है किसी कंपाउंड के मिलाने के बाद भी, यानी कि वो मिलने वाला कंपाउंड एसिडिक है, अगर किसी कंपाउंड को मिलाएं इसका स्मेल गायब हो गया, वैनिश हो गया, इट मींस कि जो एडेड कंपाउंड है वो क्या होगा, बेस होगा। समझ में आया? तो अब तक हम लोग पढ़े दो टाइप का इंडिकेटर, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स एंड नॉर्मल एसिड बेस इंडिकेटर। ये सिर्फ ये बतलाते हैं कि पर्टिकुलर गिवन चीज एसिडिक है कि बेसिक, दैट्स इट। बट इनके स्ट्रेंथ के बारे में नहीं बतलाते हैं। आइदर हम उनके साथ में अगर लिटमस को कंसिडर करते हैं तो लिटमस के साथ में हम स्ट्रॉन्ग एसिड मिला रहे हैं कि वीक एसिड मिला रहे हैं, ये हर वक्त क्या शो करेगा, रेड कलर। सिमिलरली अगर उसमें हम मिला दे वीक बेस या फिर स्ट्रॉन्ग बेस तो हमेशा ये कलर शो करेगा ब्लू। इट मींस विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स और सिंपल एसिड बेस इंडिकेटर वी कैन नॉट डिटरमाइन द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स और बेस, ओनली वी कैन नो द नेचर of the compound, either it is acidic or base. That's why we have developed another type of indicators that is called universal indicator. ये यूनिवर्सल इंडिकेटर ये तो बतलाएगा ही बतलाएगा कि एसिडिक चीज है कि बेसिक है, along with the strength also, ठीक है। उसका स्ट्रेंथ के बारे में बतलाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पीएच वैल्यू। क्लियर है? कैसे? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर एक मिक्सचर होता है वेरियस इंडिकेटर्स का, ठीक है, और ये शो करता है डिफरेंट कलर्स फॉर द डिफरेंट पीएच वैल्यू। डिफरेंट पीएच वैल्यू का मतलब हो गया डिफरेंट स्ट्रेंथ। हम बात करेंगे आगे चल के पीएच के बारे में भी। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट पीएच है यानी डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रेंथ है तो ये डिफरेंट स्ट्रेंथ के लिए, डिफरेंट पीएच वैल्यूज के लिए डिफरेंट कलर शो करता है। फॉर एग्जांपल यहां पे आपका कलर का वेरिएशन दिख रहा है 1 to 14 के बीच में, इस तरह से कलर चेंज हो रहा है। यहां पे 1 पे है डार्क रेड, फिर पिंक, ऑरेंज, इस तरह से होते जा रहा है, येलो, ग्रीन, देन इट कम्स टू लाइट ब्लू, ब्लू एंड देन हियर इज अ डार्क ब्लू, ठीक है, पेटल कलर है यहां पे। कुछ यहां पे है जैसे गैस्ट्रिक जूस,
गैस्ट्रिक जूस का पीएच जो होता है 1.2 होता है और ये इस रेंज में अपना कलर शो करेगा। क्लियर है? लेमन जूस का पीएच होता है 2.2 और ये ऐसा वॉयलेट जैसा कुछ शो करेगा। प्योर वाटर का पीएच होता है 7, अबाउट द नियर अबाउट 7, तो ये न्यूट्रल होता है। तो न्यूट्रल में यूनिवर्सल इंडिकेटर का कलर होता है ग्रीन। देन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, MOM हमने लिखा है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच होता है 10 और ये कुछ इस तरह का कलर शो करेगा। NaOH स्ट्रॉन्ग बेस, इसका पीएच होता है 14 और ये शो करता है मैजेंटा कलर, ठीक है, डार्क ब्लू बोल सकते हैं। सो यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में समझ में आया। नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द पीएच स्केल। सो पीएच स्केल क्या है? सो इट इज नथिंग बट द मेजरमेंट अबाउट हाउ एसिड इज, हाउ मच स्ट्रॉन्गर और हाउ मच वीकर। कोई अगर एसिड है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर कोई बेस है तो कितना वीक है, ये बतलाता है पीएच स्केल। सो मेजर्स हाउ एसिडिक और बेसिक सब्सटेंस इज। यहां पे एक वर्ड छूट गया, हाउ स्ट्रॉन्ग। ओके, सो पीएच स्केल मेजर्स हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड और बेसिक ए सब्सटेंस इज। इसका जो रेंज होता है 0 to 14 होता है। अगर पीएच किसी का आया मोर देन 7 तो वो हो गया बेसिक, लेस देन 7 तो एसिडिक और एग्जैक्टली एट 7 तो वो हो गया न्यूट्रल। इट मींस हियर इज 1, हियर इज 14 एंड हियर इज 7। तो यहां से यहां तक का कलर, यहां से यहां तक का रेंज हो जाएगा एसिडिक, 7 to 14 हो गया बेसिक, एट 7 हो गया न्यूट्रल। अगर इधर की ओर बढ़ेंगे तो बेसिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, इधर की ओर अगर हम बढ़ेंगे तो एसिडिक का स्ट्रेंथ बढ़ेगा। क्लियर है बात? मैथमेटिकली pH is nothing but negative logarithm of H plus ion. What it means? Means is pH is equal to minus of log of H plus concentration. P of OH is equal to minus of log of OH minus. ठीक है? यहां पे पूरा जो pH है, देखिए आप, पूरा जो 1 to 14 का pH है वो दो पार्ट में बटा है। आधा 1 to 7 है एसिडिक, बाकी का आधा 7 to 14 है बेसिक। तो हम यहां पे ऐसे बोल सकते हैं कि P of H प्लस P of OH माइनस, यानी P पर जो H का स्केल आएगा इट मींस वैल्यू आएगा एसिड का, जो वैल्यू आएगा बेस का, वो दोनों ही मिला के कितना होगा 14। सो P of H एंड P of OH का सम कितना होता है 14 होता है। कुछ रूल्स यहां पे बेसिक से समझने हैं इस क्वेश्चन को, इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। पहला क्या है, इफ log of base 10 is given and m by n, इसका निकालना है log of 10। तो जब इसे सॉल्व करेंगे, ब्रेक करेंगे, तो ये हो जाएगा log 10 of m, ठीक है, log base 10m माइनस log base 10n। यहां पे n और m क्या है, मल्टीपल में है, तो ये ब्रेक होने के बाद हो जाएंगे log 10m प्लस log 10n। इधर है n के पावर में समथिंग है p, तो ये जब उधर जाएगा इट मींस इसे सॉल्व करेंगे तो ये p जो है पावर में वो आ जाएगा मल्टीपल में। सो p ऑफ log 10n, log 10 ऑफ 10 का वैल्यू होता है 1। इसे हम लोग याद रखेंगे व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, इसका इस्तेमाल आएगा। जैसे यहां पे दो क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में दिया गया है इफ एन एसिड हैज H प्लस कॉन्सेंट्रेशन, दिया है कितना, इतना सारा दिया है 0.0001 मोलारिटी। सो ये कॉन्सेंट्रेशन है H प्लस का और ये दिया है 0.0001 m। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 10 to the power -4 m लिख सकते हैं। अब pH का फॉर्मूला हमें पता है, pH इज इक्वल टू द माइनस ऑफ log 10 का H प्लस, ठीक है, log 10 बेस कितना है, log है, pH इक्वल टू होता है माइनस log बेस 10h, h का वैल्यू गिवन है और वो है 10 to the power -4। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, माइनस ऑफ log 10 to the power -4। सो
इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, n टू द पावर p, तो p आ जाएगा मल्टीपल में, यहां पे है, यहां पे p का वैल्यू है -4, तो ये हो जाएगा -4 माइनस ऑफ लॉग 10, यहां पे हो गया -4, इसका वैल्यू हो जाएगा -1, इट गिव्स 4। सो इस क्वेश्चन का जो pH होगा वो होगा 4 है, 0 to 7 के बीच में है, तो ये एसिड ही है। समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं? दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। इफ अ बेस हैज, यहां पे हैज में ये कुछ ऐसा होगा, H हैज, ठीक है। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन दिया है 0.001 m, सो यहां पे OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन है 0.001 m। सॉल्व करना है, बताना है P ऑफ OH कितना होगा, ठीक है। हमारे पास तो फॉर्मूला सिर्फ pH का है, माइनस ऑफ log 10 H का, इसे कंसिडर करते हैं फिलहाल के लिए H प्लस, तो हो जाएगा हमारा यहां पे pH इक्वल टू माइनस ऑफ log 10 टू द पावर -3। ऑन सॉल्विंग -3 आ जाएगा, इधर मल्टीपल में से -3, देन माइनस ऑफ log 10, ये हो गया -3 एंड देन -1, ओवरऑल 3। सो यहां से जो 3 आया ये आया pH, क्योंकि हमने यूज किया फॉर्मूला pH का और इसको इस्तेमाल किया H प्लस के लिए, वो जो कॉन्सेंट्रेशन दिया गया था, ये pH का वैल्यू है 3। सो pH का जब वैल्यू है 3 तो POH और pH का क्या होता है, pH प्लस P ऑफ H इज इक्वल टू द 14, इसका वैल्यू है 3, तो P ऑफ OH कितना हो जाएगा, 14 माइनस 3 इज इक्वल टू 11। इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा P ऑफ H इक्वल टू 11, और 11 है तो 7 to 14 के बीच में है, इट मींस वो क्या है, बेस ही है। तो इस तरह से हम लोग P ऑफ H और या PH का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया है एसिड्स के बारे में और बेसिस के बारे में। नाउ इट्स टाइम फॉर द सॉल्ट। अब हम लोग इस चैप्टर के थर्ड पड़ाव में हैं, जहां पर हमें सॉल्ट्स के बारे में डिटेल में पढ़ना है। सॉल्ट्स के बारे में हम ऑलरेडी जानते भी हैं कि सॉल्ट एक प्रोडक्ट बनता है जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब। ओके, सो सॉल्ट क्या है, तो सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, एक आयनिक कंपाउंड है जो बनता है एसिड बेस रिएक्शन से। जैसे एग्जांपल के तौर पर NaCl, NaCl जो है वो बना होगा एसिड HCl और बेस NaOH के मिलने से, ठीक है। तो यहां से ये दोनों मिला, NaCl बना, और ये दोनों क्या बन के बना, H2O। यहां से हमें मिलेगा NaCl एंड हियर इज द प्रोडक्ट वाटर। तो ये एक सॉल्ट है जो बना है एसिड और बेस के मिलने से। सिमिलरली MgSO4 बना होगा H2SO4 और MgOH होल ट्वाइस, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड के मिलने से। ये बना होगा HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से। सिमिलरली यहां पे ये बना होगा सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से। यहां पर ये बना है नाइट्रिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड से। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट में हमने बोला कि सॉल्ट एक आयनिक कंपाउंड है, तो आयनिक कंपाउंड्स का मतलब इसमें एक केटाइनिक पार्ट भी होगा और एनायनिक पार्ट भी होगा। इट मींस सम आयंस होंगे पॉजिटिव वाले और सम आयंस होंगे नेगेटिव वाले। तो जो पॉजिटिव वाले हैं, पॉजिटिव यानी कि केटायन, सॉल्ट के केटायन, उनको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। क्यों बोलते हैं बेसिक रेडिकल, क्योंकि यहां पर आप देखिए ये NaCl एक सॉल्ट है, NaCl में ये वाला पार्ट अगर हम इसको थोड़ा सा अच्छे से बनाएं, देखो ये NaCl है, NaCl में ये वाला जो पार्ट है ये सोडियम का ये पॉजिटिव पार्ट है और क्लोरीन का ये नेगेटिव पार्ट है। ये NaCl में Na प्लस वाला पार्ट किधर से आया, ये आया है बेस में से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं बेसिक रेडिकल। और ये वाला आया है एसिड में से, इसीलिए हम इसको बोलते हैं एसिडिक रेडिकल, यानी कि एनायंस ऑफ सॉल्ट्स आर कॉल्ड एसिडिक रेडिकल। ठीक है बात। अब
सॉल्ट्स के पीएच के बारे में हमें बात करना है कि सॉल्ट्स का भी अलग नॉर्मल सा बात है कि सॉल्ट एक न्यूट्रल कंपाउंड्स होता है, बट डिपेंड करता है कि किस टाइप के एसिड और किस टाइप के बेस के मिलने से बना है। सो बेस्ड ऑन दैट वी हैव 3 कैटेगरी ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, पीएच के आधार पर अगर हम बांटे तो पीएच के आधार पर एक होता है न्यूट्रल सॉल्ट। न्यूट्रल सॉल्ट का मतलब जिस सॉल्ट का पीएच 7 हो, पीएच वैल्यू क्या है 7, और ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग मिलने बेस के मिलने से। इसका पीएच क्या होगा ओवरऑल 7। फॉर एग्जांपल न्यूट्रल सॉल्ट्स के एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, सोडियम सल्फेट, KCl पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, ये सभी जो है एसिड बेस, ये HCl और NaOH दोनों ही स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली यहां पर भी सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड, ये भी हमारे क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस है। सिमिलरली यहां पर भी NaOH एंड HNO3, ये भी क्या है हमारे दोनों एसिड और सॉरी दोनों में से एक एसिड और एक बेस। यहां पर ये दोनों ही एक एसिड और बेस जो है दोनों क्या है स्ट्रॉन्ग होंगे। सेकेंड कैटेगरी है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब यह हुआ कि इसका पीएच ओवरऑल जो आएगा वो 7 से लेस देन आएगा और ये बनता है स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से। ठीक है, एग्जांपल के तौर पर अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड में यह है अमोनियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से बना है और HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड के मिलने से बना है। ये वाला जो पोर्शन है HCl, ये HCl तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये वाला जो है वो क्या है वीक बेस है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनता है उसका ओवरऑल पीएच लेस देन 7 होता है। दैट्स व्हाई दैट सॉल्ट इज कॉल्ड एज अ एसिडिक सॉल्ट। यहां पर कुछ और भी एग्जांपल्स हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड, फेरिक क्लोराइड, अमोनियम सल्फेट्स। ठीक है, थर्ड कैटेगरी है बेसिक सॉल्ट। बेसिक सॉल्ट यानी कि जिसका पीएच ओवरऑल क्या होगा मोर देन द 7, और ये बनेगा स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड के मिलने से। जैसे यहां पे ये सोडियम एसिटेट है, ये बना है एसिटिक एसिड CH3COOH और यहां पे NaOH है। तो NaOH तो यहां पर स्ट्रॉन्ग बेस है, बट ये एसिडिक एसिड क्या है वीक एसिड है। सो यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के मिलने से जो सॉल्ट बनता है उसका ओवरऑल पीएच मोर देन 7 होगा और इसीलिए इस सॉल्ट को बोलते हैं बेसिक सॉल्ट। तो अब बारी है कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट्स के बारे में डिस्कस करने का, जिसमें पहला सॉल्ट है सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl। NaCl का केमिकल नेम हो गया सोडियम क्लोराइड, जिसका केमिकल फॉर्मूला है NaCl। इसको हम अलग अलग नाम से भी जानते हैं, जैसे कॉमन सॉल्ट के नाम से, टेबल सॉल्ट के नाम से, रॉक सॉल्ट के नाम से। रॉक सॉल्ट के नाम से इसलिए क्योंकि इस सोडियम क्लोराइड का एक सोर्स वाटर डिपोजिशन ऑन रॉक्स है, यानी कि अंडरग्राउंड रॉक्स जो होते हैं वहां पे कभी ना कभी वाटर मॉलिक्यूल्स या फिर कभी वाटर का सोर्स रहा होगा। जब वो सूख गया तो उसमें का घुला हुआ सॉल्ट वहां पे जाकर डिपॉजिट हो गया, इसीलिए इसको बोलते हैं रॉक सॉल्ट। ठीक है, और इसका नेचर कैसा होता है पीएच वाइज, वो होता है न्यूट्रल। कैसे बनता है, तो सोडियम क्लोराइड बनता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के मिलने से जो कि स्ट्रॉन्ग बेस है, और किसके साथ स्ट्रॉन्ग एसिड सोडियम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ मिलने से। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मेशन होता है बिटवीन द रिएक्शन। ठीक है, जब रिएक्ट करता है स्ट्रॉन्ग बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड स्ट्रॉन्ग एसिड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो होता क्या है आप यहां पे देखो, जैसे हम इसको पानी में डालेंगे तो ये डिकम्पोज हो जाएगा, ये Na प्लस में और OH माइनस में। सिमिलरली ये भी डिकम्पोज हो जाएगा H प्लस में और ये Cl माइनस में। जब ये डिसोसिएट हो गए तो आपस में ये दोनों मिलकर H2O बना लिए, और यहां पे Na प्लस और Cl माइनस मिलकर क्या बना NaCl। यहां पे बना हमारा प्रोडक्ट NaCl जो कि न्यूट्रल सॉल्ट है, न्यूट्रल
सॉल्ट along with the H2। ठीक है बात। अगर हम लार्ज स्केल प्रोडक्शन के बारे में बात करें तो सोडियम क्लोराइड का प्रोडक्शन होता है सी वाटर से। सी वाटर में हमें पता है कि बहुत सारे सॉल्ट सॉल्युबल उसमें घुले होते हैं along with the सोडियम क्लोराइड, और भी बहुत सारे होते हैं, तो हमें सिर्फ यहां पर सोडियम क्लोराइड से मतलब है। तो क्या करते हैं, सी वाटर को इवापोरेट करते हैं सबसे पहले। जब इवापोरेट करेंगे तो हमें मिलेगा सॉलिड इम्प्योर सॉल्ट, और इम्प्योर सॉल्ट का मतलब यह हुआ कि इसमें अनवांटेड इंप्यूरिटीज भी मिले होंगे, मतलब सोडियम क्लोराइड के अलावा बहुत सारे ऐसे भी सॉल्ट्स होंगे जो इसमें प्रेजेंट होंगे। तो हम इसको करते हैं प्यूरिफाई। प्यूरिफाई के बाद में इसको करते हैं आयोडीन को ऐड करके आयोडाइज, और तब ये इम्प्योर से बनता है प्योर सॉल्ट, जिसको हम लोग फिर यूज कर सकते हैं। ठीक है। इसका यूजेज अगर हम देखें तो इसका यूजेज होता है रॉ मटेरियल के तौर पर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, जो कि इसी सीरीज में हम लोग देखेंगे। और भी इसका यूज है जो कि नॉर्मल है कुकिंग फूड में, आइस को मेल्ट करने में, एंड प्रिजर्वेटिव्स जैसे फिश, पिकल्स, ईटीसी को प्रिजर्व करने में हम इसका NaCl का यूज करते हैं। इसका देखते हैं कैसे हम यूज करते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे। तो सबसे पहले देखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड को बनाने के लिए कैसे हम NaCl का यूज करते हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड को कॉस्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है NaOH। ये कैसे बनता है, तो बनता है ऑब्टेन्ड बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। यहां पर ब्राइन सॉल्यूशन का मतलब हो गया एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl, यानी कि NaCl प्लस में H2O। तो यहां पे हमने यूज किया NaCl को एज अ ब्राइन सॉल्यूशन के कंपोनेंट के तौर पर, और इसी का हम लोग कराएंगे इलेक्ट्रोलाइसिस, सो हमें प्रोड्यूस होगा NaOH। तो NaOH का रॉ मटेरियल हुआ ना ये सोडियम क्लोराइड। देखिए सोडियम क्लोराइड प्लस में वाटर, ये दोनों मिलकर बना ब्राइन सॉल्यूशन। इसमें हमने करंट पास किया इलेक्ट्रोलाइसिस कराने के लिए, तो हुआ क्या कि NaOH बना, प्लस में Cl2 और H2 गैस बना। यहां पर 3 प्रोडक्ट बने, NaOH, Cl2 एंड H2 गैस। यहां पे ये भी बन रहा है क्लोरीन, और सोडियम हाइड्रोक्साइड एक वाटर सॉल्युबल बेस है और इसको बोलते हैं अल्कली। वैसे बेस जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं उसको बोलते हैं अल्कली। तो इस पूरे प्रोसेस में हमें क्या मिल रहा है, क्लोरीन और अल्कली। दैट्स व्हाई इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस भी बोलते हैं। इसके अलावा भी बन रहा है H2 गैस। ठीक है, देखते हैं क्लोर अल्कली प्रोसेस क्या होता है। क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम क्या करते हैं कि एक कंटेनर लेते हैं और इस कंटेनर में 2 रॉड डालते हैं, मेटल के रॉड, जिसको बनाते हैं एक को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़कर एनोड और नेगेटिव टर्मिनल से जोड़कर बैटरी के कैथोड। इसमें हम लोगों ने एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaCl ले लिया है। जैसे यहां पर देखो आप कॉन्सेंट्रेटेड NaCl डाल रहे हैं और इधर से H2O डाल रहे हैं, तो यहां पर एक ब्राइन बना। जैसे ये ब्राइन बना और हमने यहां पर करंट देना स्टार्ट किया, राइट, तो करंट का जो फ्लो होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है, अब जैसे करंट जाएगा, सबसे पहले आप यहां पर देखो, जैसे करंट जाएगा ये वाटर सॉल्युबल में से ये NaCl जो है ये टूटेगा Na प्लस और Cl माइनस में। सिमिलरली H2O डिकम्पोज हो जाएगा H प्लस और OH माइनस में। ठीक है, ड्यू टू द इलेक्ट्रोलाइसिस। नाउ अब यहां पे हमने एक यूज किया है मेम्ब्रेन, जिसको बोलते हैं ISM यानी कि आयन सेलेक्टिव मेम्ब्रेन। इसका काम क्या होता है कि ये इधर से जो Cl माइनस बना ना, ये NaCl डाला हमने, तो ये डिकम्पोज हो गया Na प्लस और Cl माइनस में, तो Cl माइनस उधर नहीं जा सकता है, वो इधर ही रह जाएगा। सिमिलरली इधर से हमने वाटर डाला तो ये भी ब्रेक डाउन हुआ H प्लस और OH माइनस में, तो OH माइनस इधर ही रह जाएगा, इधर नहीं आएगा। ठीक है, बट एक्सचेंज हो सकता है इधर से उधर सिर्फ Na प्लस। ठीक है, Na प्लस और H प्लस हो सकता है, राइट। तो अब आप यहां पे देखो होगा क्या कि Cl माइनस जो है ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, क्योंकि इसके पास माइनस चार्ज है, यानी एक्सेस ऑफ एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये लूज करेगा और ये बनेगा Cl। अब ये जो लॉस्ट इलेक्ट्रॉन है, ये माइनस वाला जो है, ये माइनस वाला किधर जाएगा,
यहां पर जाएगा पॉजिटिव वाले टर्मिनल की ओर, तो यहां से जो एक इलेक्ट्रॉन इसने छोड़ा वो यहां से होते हुए ऐसे वायर से होते हुए इधर आएगा और यहां पर आएगा, और यहां पे जो H प्लस टूटा है H2O में से वो यहां पे रहेगा और H प्लस ये वाला इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा और बनाएगा H। ये प्रोसेस होता रहेगा। अगेन दिस सेम प्रोसेस होगा एक और Cl माइनस के साथ, तो दो Cl माइनस दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और ये बनेगा Cl2। सिमिलरली दो H प्लस दो इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्या बनेगा H2 गैस। तो H2 गैस यहां पे ये जो बन रहा है ये बनेगा एनोड पे और ये बन रहा है हमारा कैथोड पे। तो हम देखेंगे कि कैथोड से निकल रहा है H2 गैस और यहां से निकलेगा Cl2 गैस, क्लोरीन गैस। ठीक है, यहां पे क्या हुआ, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि ऑक्सीडेशन हुआ और यहां पे गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी कि रिडक्शन हुआ। ठीक है, एज ए रिजल्ट बाकी बच गया Na और OH, Na प्लस और OH माइनस, तो ये दोनों मिलकर क्या बन जाएगा हमारा मेन प्रोडक्ट NaOH। सो दिस इज द कंप्लीट एक्सप्लेनेशन ऑफ द क्लोरअल्कली प्रोसेस। ठीक है, क्लोरअल्कली प्रोसेस से जो भी हमको प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ है उसका यूजेस देख लेते हैं। हाइड्रोजन गैस का यूज होता है फ्यूल्स के तौर पे। ठीक है, क्लोरीन गैस का यूज करते हैं हम लोग PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप्स वगैरह बनाने में, देन CFCS पेस्टिसाइड्स बनाने में, वाटर ट्रीटमेंट करने में, मतलब ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने में। सिमिलरली सोडियम हाइड्रोक्साइड ये हमारा मेन प्रोडक्ट था, इसका यूज करते हैं हम लोग सोप डिटर्जेंट मैन्युफैक्चरिंग में। देन डिग्रीसिंग मेटल्स में जो होते हैं डिग्रीस लगे होते हैं उसको हटाने में यूज करते हैं। देन पेपर मेकिंग इंडस्ट्री में हम लोग इसका यूज करते हैं। तो यहां पे ये वाला सेक्शन कुछ इंपॉर्टेंट रहता है, आपको एग्जाम में पूछा जाएगा 1 नंबर का कि व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड ऑन कंप्लीट इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ ब्राइन सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पे ब्लीचिंग पाउडर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। ये ठीक है, दूसरा टाइप का सॉल्ट है हमारा। ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला होता है CaOCl2, जिसका केमिकल नेम होता है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड इसको कैसे बनाते हैं, तो बनाते हैं ड्राई कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पर हम क्लोरीन गैस को पास कराते हैं और उसको हीट करते हैं तो हमें मिलता है ब्लीचिंग पाउडर। ठीक है, प्रिपेयर्ड बाय on passing Cl2 gas on dry CaOH whole twice, it means कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो यहां पे है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस को पास कर रहे हैं, इसको हीट कर रहे हैं तो हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, जिसको बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर अलोंग विद द वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा समझते हैं क्या होता है। ये ब्लीचिंग पाउडर होता है व्हाइट कलर का पाउडर और इसको जब महकेंगे सूंघेंगे हम लोग तो क्या देगा, स्ट्रॉन्ग स्मेल ऑफ क्लोरीन की गैस के जैसा देगा। ठीक है, ये कोल्ड वाटर में सॉल्युबल होता है और जब इस ब्लीचिंग पाउडर पर हम एसिड का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि जब ब्लीचिंग पाउडर एसिड के साथ जब रिएक्शन करता है तो ये क्लोरीन गैस रिलीज करता है। ठीक है, बना लेगा सॉल्ट कैल्शियम सल्फेट एंड H2O। ठीक है, सो ऑन ट्रीटमेंट ऑफ ब्लीचिंग पाउडर विथ एसिड इट रिलीजेस Cl2 गैस। यूजेस ऑफ ब्लीचिंग पाउडर ये है कि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे यूज करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ब्लीचिंग वुड, क्लॉथ्स, लिनेन के लिए भी यूज करते हैं। सिमिलरली मेकिंग ऑफ क्लोरोफॉर्म के लिए भी यूज करते हैं। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CHCl3। ठीक है, तो यहां पर क्लोरीन है तो क्लोरोफॉर्म बनाने के लिए भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में, जो कि यूज करेगा और जो कि हेल्पफुल होगा हमें जब नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि ब्लीचिंग पाउडर का हमने पढ़ा अभी, उसके बाद में जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, सोडियम क्लोराइड, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन एक छोटा सा टॉपिक है जिसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे पढ़ने वाले सॉल्ट्स में, जैसे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में। समझते हैं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। सो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का मतलब यह होता है कि सॉल्ट, एक मॉलिक्यूल सॉल्ट, मॉलिक्यूल मतलब फॉर्मूला यूनिट,
एक मॉलिक्यूल सॉल्ट के साथ कितने वाटर मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हो सकते हैं और है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। इट मींस इट इज फिक्स्ड नंबर ऑफ H2O, ठीक है, H2O मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन वन फॉर्मूला यूनिट ऑफ सॉल्ट। एक सॉल्ट फॉर्मूले के साथ, एक सॉल्ट है उसके साथ में कितने H2O के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है, अटैच है, ठीक है, उसको बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। जैसे एग्जांपल के तौर पर यहां पर है कॉपर सल्फेट डॉट 5H2O, तो कॉपर सल्फेट ये हो गया एक फॉर्मूला यूनिट और इसके साथ में है 5H2O, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 5। सिमिलरली सोडियम कार्बोनेट एक फॉर्मूला यूनिट हुआ, इसके साथ है 10 मॉलिक्यूल H2O, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन हो गया 10। यहां पे फेरस सल्फेट है, इसके साथ 7H2O है, तो इसका हो गया 7। सिमिलरली जिंक सल्फेट के साथ 7H2O है, तो इसका भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वैल्यू कितना हो गया 7। इसका नाम होता है ब्लू विट्रोल, इसका नाम है वॉशिंग सोडा, ग्रीन विट्रोल, व्हाइट विट्रोल, ठीक है, जिंक सल्फेट का। यहां पर ये जिप्सम है, ठीक है, इसका नाम क्या है जिप्सम, और इसके साथ में ये एक फॉर्मूला यूनिट है CaSO4 और इसके साथ है 2, तो इसका हो गया फॉर्मूला, इसका जो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वैल्यू है वो 2। सिमिलरली यहां पे इप्सम सॉल्ट है, इप्सम सॉल्ट, और इसके साथ में है 7H2O, तो हम बोलेंगे इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितना है 7। यहां पर है बोरेक्स, ठीक है, ये एक फॉर्मूला सॉल्ट है और इसके साथ में 10, तो इसका वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन का वैल्यू हो गया 10। सो आई होप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में आप समझ गए होंगे। सो नेक्स्ट सॉल्ट के बारे में हम पढ़ेंगे और वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये बड़ा कॉमन सा सॉल्ट है जिसे हम लोग ऑलरेडी जानते भी हैं। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड, ठीक है, जिसका केमिकल फॉर्मूला CaSO4 हाफ H2O या फिर 2CaSO4H2O। यहां पर ये एक मॉलिक्यूल H2O CaSO4 के साथ आधा H2O है, यहां पर 2 CaSO4 के साथ में एक H2O है। यहां पर हाफ का मतलब क्या हुआ, हाफ का मतलब ये हुआ कि 2 कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला का यूनिट, 2 कैल्शियम सल्फेट ये एक H2O को क्या कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। इट मींस तो एक के खाते में कितना आया, इसका हाफ, इसलिए यहां पर एक CaSO4 अगर लिखेंगे तो हाफ H2O लिखेंगे, अगर दोनों CaSO4 लिख रहे हैं तो हम लिखेंगे पूरा H2O। क्लियर है बात। कैसे बनाते हैं, तो बनता है जिप्सम को हीट करने पर एट 100 डिग्री सेल्सियस, इसको हम लोग कंट्रोल्ड वे में हीट करना रहता है। देखिए कैल्शियम सल्फेट 2H2O यानी कि ये जिप्सम है, इसको हीट कर रहे हैं 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 373 केल्विन पे, तो क्या हो रहा है, कैल्शियम सल्फेट हाफ H2O प्लस में 3/2 H2O, ठीक है, ये रिलीज कर रहा है, और यहां पर ये जो बना, ये बना हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP, ठीक है। अगर इस प्लास्टर ऑफ पेरिस में अगर वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड हो जाए वापस, ठीक है, तो ये क्या करता है, अगेन जिप्सम बन जाएगा, और जब ये जिप्सम बन गया तो ये क्या बना, जिप्सम, और जिप्सम एक होता है सॉलिड हार्ड मटेरियल। इट मींस जब ये प्लास्टर ऑफ पेरिस जिप्सम में कन्वर्ट हो गया तो ये अपना खुद का जो प्रॉपर्टी था, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो प्रॉपर्टी था वो लूज कर दिया, ठीक है। इसीलिए बोला जाता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्ट फ्री एटमॉस्फेयर में रखना चाहिए, नहीं तो ये वाटर मॉलिक्यूल के साथ अटैच होकर क्या बन जाएगा, जिप्सम बन जाएगा, जो कि सॉलिड हार्ड मटेरियल होता है। अगर हम इसके यूजेस के बारे में बात करें प्लास्टर ऑफ पेरिस के, तो इसका यूज करते हैं बोन्स फ्रैक्चर अगर होता है तो डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाता है वही व्हाइट कलर का जो प्लास्टर होता है वही होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस, यानी कि बोन ज्वाइनिंग में, फ्रैक्चर्ड बोन को ज्वाइन करने में, खिलौना वगैरह बनाने में, स्टैच्यू बनाने में, कुछ डेकोरेटिंग मटेरियल्स होते हैं उसको भी बनाने में हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं, फायर प्रूफ मटेरियल बनाने में इसका इस्तेमाल करते हैं। और आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे घर के दीवार पे, ठीक है, सीलिंग में कुछ डिजाइन वगैरह बना होता है पुट्टी वगैरह से, तो वो जो होता है वो सीलिंग हाउसेज एंड बिल्डिंग्स में इसका इस्तेमाल करते हैं डिजाइन बनाने के तौर पे। सो दीज आर द यूजेस ऑफ द प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो अब हमारा नेक्स्ट सॉल्ट है बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaHCO3 सोडियम बाई
कार्बोनेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसे लार्ज स्केल पर प्रिपेयर करने के लिए हम लोग एक यूज करते हैं मेथड का और प्रोसेस का, जिसको बोलते हैं सॉल्वे प्रोसेस। So Solvay process is a industrial process to manufacture sodium bicarbonate और बेकिंग सोडा। इसके लिए हमें रॉ मटेरियल कुछ चाहिए होता है, और वो क्या क्या होता है? अमोनिया, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। ये चार चीज का जरूरत पड़ता है एज अ रॉ मटेरियल। और यहां पर आप देखो कि NaCl, हम जब NaCl के टॉपिक के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे तो हमने आपको बताया था कि NaCl का यूज करते हैं एज अ रॉ मटेरियल फॉर मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट सॉल्ट्स जस्ट लाइक अ बेकिंग सोडा। हम समझते हैं थोड़ा सा सॉल्वे प्रोसेस। सॉल्वे प्रोसेस का यहां पर ये ब्लॉक डायग्राम दिया गया है। इसमें 4-5 ब्लॉक्स दिए गए हैं। पहला ये जो ब्लॉक है, ये जो पहला ब्लॉक है, ये है अमोनिया एब्जॉर्बर। ये दूसरा ब्लॉक है जिसका नाम है कार्बोनेटिंग टावर। तीसरा ब्लॉक लाइम क्लीन एंड चौथा ब्लॉक है अमोनिया एब्जॉर्बर और अमोनिया रिकवरी टावर। ठीक है, और ये पांचवा ब्लॉक है लाइम स्लेकर। सो देयर आर 5 मेजर ब्लॉक्स इन्वॉल्व इन द सॉल्वे प्रोसेस। वन बाय वन समझते हैं कैसे ये काम करता है। सबसे पहले ब्लॉक 1 से स्टार्ट करते हैं, अमोनिया ऑब्जर्वर। यहां पे हम क्या करते हैं? ब्राइन डालते हैं। ब्राइन का मतलब ये हो गया कि NaCl और H2O का सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर हमने डाल दिया ब्राइन, और इधर से अमोनिया रिकवरी टावर में रिएक्शन होगा। रिएक्शन को देखेंगे वन बाय वन कि हर ब्लॉक में कौन कौन सा टाइप का रिएक्शन हो रहा है, वो देखेंगे। फिलहाल हम समझते हैं कि इसमें से अमोनिया रिकवर होगा और वो अमोनिया यहां इस रास्ते से होते हुए वो चला आएगा किसमें? अमोनिया रिकवरी टावर में। जब अमोनिया रिकवरी टावर में आएगा तो यहां पर क्या क्या चीज प्रेजेंट हो गया? NaCl, H2O और NH3। ये यहां से होते हुए ये बना लेगा एक अमोनिकल ब्राइन। अमोनिकल ब्राइन का मतलब वैसा ब्राइन जिसमें कुछ अमाउंट ऑफ अमोनिया भी है। अब ये अमोनिकल ब्राइन चला जाएगा कार्बोनेटिंग टावर में, ब्लॉक नंबर 2 में। अब यहां पे ये तीनों मौजूद है और लाइम क्लीन से आ रहा है CO2। कैसे? लाइम क्लीन में CaCO3 है, इसमें गया, इसको हीट किया गया तो ये प्रोड्यूस किया CaO प्लस में CO2। तो CaO चला गया लाइम स्लेकर में और CO2 आ गया कार्बोनेटिंग टावर में। अब ये कार्बोनेटिंग टावर में आपका क्या क्या मौजूद है? अमोनिकल ब्राइन यानी कि NaCl, H2O, NH3 और इधर से आ गया CO2। तो ये चार चीज मिलकर आपका यहां पर जो प्रोड्यूस करेगा वो करता है NaHCO3 प्लस में अमोनियम क्लोराइड। ये दो चीज बनेगा। अमोनियम क्लोराइड इधर चला जाएगा। अगेन यहां से हम लोग निकाल लेते हैं बाहर में NaHCO3 जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट यही है। ठीक है, यहां से हम लोग NaHCO3 को निकाल लेते हैं, राइट। अगेन यहां से अमोनियम क्लोराइड चला जाता है अमोनिया रिकवरी टावर में, और अमोनिया रिकवरी टावर में जाने के बाद ये रिएक्ट करता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना है लाइम स्लेकर में ड्यू टू द वाटर एंड कैल्शियम ऑक्साइड के रिएक्शन से। तो यहां पे अमोनिया रिकवरी टावर में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड ये दोनों मिलकर रिएक्ट करेगा और हमें प्रोड्यूस करेगा CaCl2। यहां से CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड भी एज अ बाई प्रोडक्ट हमें मिलेगा, साथ में CO2 और NH3। तो यहां से CO2 और NH3 मिलकर ये वापस चलाएगा। तो ये पूरा प्रोसेस चलता रहेगा सेम वे में। देखते हैं वन बाय वन कि किस वाले में क्या क्या हो रहा है। देखिए लाइम क्लीन में क्या हो रहा था? कैल्शियम कार्बोनेट को डाले, वो हीट हुआ, कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 मिला। ये कैल्शियम ऑक्साइड चला गया था लाइम स्लेकर में, ठीक है। देखो यहां से निकला CaO और CO2, CO कहां चला गया? लाइम स्लेकर में। लाइम स्लेकर में इधर से आ रहा है वाटर, ठीक है। तो CaO प्लस में H2O रिएक्ट करके बन गया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड चला जा रहा था हमारा यहां पे अमोनिया रिकवरी टावर में, ये वाला सेक्शन, ठीक है। अगेन अब अमोनिया एब्जॉर्बर में क्या हो रहा था कि NaCl और H2O ये ब्राइन हम लोग बाहर से डाल रहे थे और अमोनिया रिकवरी टावर से ऊपर से अमोनिया आ रहा था, यहां से ये अमोनिया आ रहा था और ब्राइन यहां से जा रहा है। तो अमोनिया एब्जॉर्बर में क्या हो रहा है? ये तीनों रिएक्ट करके क्या बना लिया? अमोनिकल ब्राइन, राइट।
अब ये अमोनिकल ब्राइन चला जा रहा था अमोनिया रिकवरी टावर से थोड़ा समझते हैं। अमोनिया रिकवरी टावर में CaOH का होल ट्वाइस प्लस में ये दोनों रिएक्ट कर रहा था, ठीक है। यहां से अमोनिया रिकवरी टावर है, यहां से CaOH का होल ट्वाइस यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और अमोनियम क्लोराइड यहां दोनों मिल रहा है। तो इसमें जो रिएक्शन हो रहा है वो ये रिएक्शन हो रहा है CaCl2 H2O और NH3, ठीक है बात, राइट। मेन ये है कार्बोनेटिंग टावर। सो कार्बोनेटिंग टावर में यहां तक ये है अमोनिकल ब्राइन, यहां से आ रहा था लाइम क्लीन से CO2, ये दोनों रिएक्ट करके ये हमारा बन रहा है मेजर प्रोडक्ट जो कि हमारा मेन प्रोडक्ट है, बेकिंग सोडा, मेन प्रोडक्ट। और ये अमोनियम क्लोराइड वापस से चला जा रहा था अमोनिया रिकवरी टावर में। सो दिस इज द होल रिएक्शन। आपको एग्जाम के लिए सिर्फ लास्ट वाला एक रिएक्शन याद रख लेना है, ठीक है। ये पूरा डिटेल में था बट आपको एग्जाम के लिए एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट है लास्ट वाला, ठीक है। ये पूरा चारों का समेशन है। यहां पे कुछ यूजेस है बेकिंग सोडा के बारे में कि बेकिंग सोडा बनाते हैं, मतलब उसका यूज करते हैं बेकिंग पाउडर बनाने के लिए। बेकिंग पाउडर होता क्या है? बेकिंग पाउडर जस्ट अ मिक्सचर ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट और एनी एडिबल एसिड, ठीक है, जस्ट लाइक अ टार्टेरिक एसिड। यानी कि बेकिंग सोडा और टार्टेरिक एसिड को मिला देंगे हम लोग तो बन जाएगा वो बेकिंग पाउडर। इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं बेकरी वगैरह में पाव बनाने में, ठीक है। जो यूज करता है फ्लफी बनाने में, उसको साइज राइज कर देता है, उसका एंटासिड्स के तौर पे हम लोग यूज करते हैं। देन सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर के तौर पे भी यूज करते हैं। क्या होता है सोडा फायर एक्सटिंग्विशर में कि इसमें हम ये सोडियम बाइकार्बोनेट डाले रहते हैं, जहां आग लगता है वहां पर रिलीज करते हैं। तो ये आप देखो, ये सोडियम बाइकार्बोनेट इस एक्सटिंग्विशर से निकला, सिलेंडर से निकला, वो गर्म हुआ, आग लगा है, जिसके कारण से ये Na2CO3 प्लस CO2 प्रोड्यूस किया। तो आग के चारों ओर एक ब्लैंकेट बन गया CO2 का, जिसके वजह से ऑक्सीजन का सप्लाई कट और ये ऑक्सीजन वाटर फायर क्या हो जाएगा, बुझ जाएगा, राइट। अब बेकिंग पाउडर में थोड़ा समझते हैं कैसे यूज करते हैं बेकरी में। बेकरी में जब हम लोग कोई भी मैदा या फिर आटा का चीज बनाते हैं तो उसमें ये डाल दिए मिक्सचर दोनों का सोडियम। तो जब ये हीट होगा तो ये और ये तीन चीज मिलेगा। अब CO2 जो है वो बेकरी का जो पाव है वहां पे होल्स बनाकर बाहर निकलेगा, ठीक है। हॉट CO2 गैस है तो बाहर निकलेगा। अब वहां से फाइन, बहुत ही फाइन होल्स बन गया, राइट। फाइन होल्स बन गया तो आसपास का एयर उसमें आकर चला गया और जिसकी वजह से उसका साइज क्या हो गया, बढ़ गया और फ्लफी हो गया। क्यों हम मिलाते हैं डबल एसिड? क्योंकि जब अगर हम ये सिर्फ मिलाएंगे तो ये बनेगा और ये होता है बेसिक नेचर का, जिसके वजह से उसका टेस्ट हो जाएगा बिटर। बिटरनेस को खत्म करने के लिए हम लोग एसिड डालते हैं, ठीक है, जिसके कारण से ये क्या हो जाता है हमारा न्यूट्रल, यानी कि बिटरनेस चला जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा। नाउ वी हैव अबाउट द वॉशिंग सोडा। सो वॉशिंग सोडा का प्रॉपर नाम, जो केमिकल नाम है, सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेटेड। क्यों डेका? क्योंकि इसमें 10 H2O है, 10 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन है, जिसका केमिकल फॉर्मूला Na2CO3 10H2O। होता क्या है, कैसे बनाते हैं? जैसे प्रीवियस मेथड में, अभी हमने सॉल्वेट प्रोसेस में वी हैव ऑलरेडी ऑब्टेन्ड NaHCO3, ठीक है। अब ये NaHCO3 को हीट करेंगे तो हमें ये मिल रहा था। अब इसका जो नाम होता है वो होता है सोडा एस, ठीक है। अब सोडा एस के साथ 10 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा, यही हमारा क्या है, वॉशिंग सोडा, ठीक है। इस तरह से वॉशिंग सोडा बना। कुछ यूजेस देख लेते हैं। यूजेस है कि इसका यूज करते हैं ग्लास, पेपर और सोप इंडस्ट्री में। क्लीनिंग एजेंट के तौर पर हम लोग यूज करते हैं फॉर द डोमेस्टिक पर्पस। डोमेस्टिक में हम लोग इसका यूज करते हैं घर पे कपड़ा वगैरह धोने में। देन परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर को रिमूव करने में भी वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर वॉशिंग सोडा एंड इसके साथ ही आपका पूरा चैप्टर खत्म होता है।